एंडेड लास्ट, आई थिंक यहाँ तक कर लिया था हमने ये इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग मार्जिन ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस, और ये होते क्या हैं और इनका यूज़ क्या है हमने थोड़ा सा समझा था। ये वही शीट है पीआई इंडस्ट्रीज़ की जो हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। सर वॉइस नहीं आ रही। एक मिनट सर, वो म्यूट हो जाता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। लास्ट में कह रहा था कि अब मेरी आवाज़ आ रही है अब? हेलो। लास्ट जब हम लोगों ने ये शीट देख रहे थे क्वार्टरली वाली, तो हम लोगों ने ये क्वार्टरली नंबर्स देखे थे, एंड दिस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लाइन। बाकी एबिट क्या होता है, एबिटा क्या होता है, ईपीएस कैसे है ईयर ऑन ईयर, और कितने बिप्स हैं। मैंने बोला था कि ये जो फिगर्स मैंने लिखे हुए हैं ये इसको हम देखेंगे। बेसिकली ये फिगर्स क्या हैं, मैंने डेटा शीट में से कैपिटल एम्प्लॉयड उठा के रखा है, और ये कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने यहाँ लेके रखा है। तो आप देखेंगे ये 4 क्वार्टर के लिए ये कैपिटल एम्प्लॉयड सेम रहेगा, बिकॉज मैं क्वार्टरली आरओसी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ बिजनेस की, राइट। तो ये मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, ये मेरा ईयर ऑन ईयर, और ईयर ऑन ईयर के नंबर्स जो मैं यहाँ भी देख रहा हूँ दूसरे फॉर्म में, ये यहाँ पर भी सेम की सेम चीज़ें हैं जो हम मोरलेस डिस्कस कर चुके हैं। एंड व्हाट वाज माय इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग मार्जिन्स विच इज़ नॉट फाउंड इन एनी डेटाबेसेस और एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट व्हाट वी गो एंड सी इज़ कि जब भी क्वार्टरली नंबर्स आएंगे, इट इज़ अ गुड आइडिया टू फर्स्ट गो एंड लुक एट द YTD नंबर्स। नाउ व्हाट आई मीन बाय YTD, अगर मेरा Q1 का नंबर आ रहा है तो मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखूंगा, अगर मेरा Q2 का नंबर आ रहा है तो मैं 6 मंथ्स का देखूंगा, Q3 का नंबर आ रहा है तो मैं 9 मंथ्स का देखूंगा, और Q4 आ रहा है तो फिर मुझे एनुअल देखना है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, सिर्फ उन नंबर्स को क्लब कर रखा है। सो दीज आर माई ईयर ऑन ईयर नंबर्स ऑन अ क्वार्टर बेसिस, दिस इज 6 मंथ्स बेसिस, 9 मंथ्स बेसिस एंड 1 ईयर बेसिस, ठीक है। तो कितना उसमें ग्रोथ हुआ है, ऑपरेटिंग मार्जिन, ये सारे डेटा ऐड कर रखे ऊपर के इन डेटा पॉइंट्स से। और इसी तरीके से कितना मेरा मार्जिन ग्रो हुआ, जो हम लोग इस बॉक्स में यहाँ देखते हैं, कितना मेरा मार्जिन ग्रो हुआ। ये मेरा क्वार्टरली, ये 6 मंथली, 9 मंथली या 12 मंथली, कितना मेरा मार्जिन ग्रो हो रहा है, और कितना मेरा मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है फ्रॉम लास्ट रिपोर्टेड पीरियड टू करंट रिपोर्टेड पीरियड। अभी कोई बता सकता है कौन से क्वार्टर के नंबर्स निकले हैं लास्ट? सितंबर सर, Q1 है Q2 है, क्या होता है सितंबर में? तो मुझे जो नंबर देखने चाहिए, मुझे ये वाला बॉक्स देखना चाहिए, ये वाला बॉक्स। अगले जो क्वार्टर के नंबर्स आएंगे फिर मुझे ये वाला बॉक्स पहले देखना चाहिए। दिस विल बी नंबर 1 एंड आफ्टर दिस विल बी नंबर 2, राइट। नाउ हियर दिस इज द कॉमन साइज। कॉमन साइज मतलब मैं हर चीज़ को सेल से डिवाइड कर रहा हूँ। ये मेरा सेल्स आ गया। मेरा जो करंट क्वार्टर रहेगा वो इस येलो कलर के बॉक्स में रहेगा, जिसको मुझे इस बॉक्स से कंपेयर करना है। यहाँ पर मेरा एक्सपेंसेस फ्रॉम 75% हैज़ गॉन अप टू 78%। मेरा खर्चा बढ़ गया, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसी वजह से गिर गया क्योंकि मेरा खर्चा बढ़ गया। अदर इनकम वही 2-3% के आसपास है। यहाँ जो मेरा खर्चा बढ़ा वो मेरा एबिटा में भी इफेक्ट आ गया। सिमिलरली यहाँ पर क्या हुआ कि मेरा डेप्रिसिएशन कॉस्ट कम हो गया, सॉरी डेप्रिसिएशन कॉस्ट सेम है, एंड दिस इज ऑल्सो सेम। सो फ्रॉम 22% आई एम डाउन टू 19% बिकॉज ऑफ दिस खर्चा विच इज़ माई एक्सपेंसेस. It could be employee cost, it could be raw material cost, that we can look in the details. So similarly my net profit margins are also down. अब वो पिछले क्वार्टर से बढ़ रहा है घट रहा है, दिस इज माई कंपेरिजन. नाउ नंबर्स देखने में समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा उस पर हैबिचुअल होने में टाइम लगता है. सो किसी ने कहा है कि अ पिक्चर इज़ मोर देन 1,000 वर्ड्स. सो दीज आर द पिक्चर्स इन द शीट. मेरा सेल्स क्या चल रहा है, मेरा एक्सपेंसेस क्या चल रहा है, ये वाले बार्स हैं ये मेरे एक्सपेंसेस हैं, और ये जो मेरा लाइन है ये मेरा सेल्स का लाइन है. सिमिलरली मेरा डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट पिछले 8-10 क्वार्टर में क्या चल रहा है, माय PBT एंड PAT का कंपैरिजन,
सिमिलरली माई OPM एंड ग्रोथ स्ट्रक्चर, YOY मेरा OPM ग्रोथ स्ट्रक्चर जो पहले 50% था आज गिर के 4% रह गया है। एंड दिस इज़ माई EPS ऑन अ YOY बेसिस। मेरा EPS कहाँ जा रहा है और मेरा YOY EPS में कितना परसेंट ग्रो कर रहा है या घट रहा है, जस्ट द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा विच वी हैव सीन अबव। एंड लास्ट व्हाट वी हैव इन दिस शीट इज मेरा 2 क्वार्टर का ट्रेंड कितना चल रहा है। सो फ्रॉम दिस पीरियड फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर एवरेज इट इज़ रिकवरिंग। जो -13 हो गया था 2 क्वार्टर एवरेज EPS इज़ नाउ +13। माई सेल्स हैव ऑल्सो पिक्ड अप in the last 2 quarter average. So this is all there is to the sheet in the quarterly. अभी ये बॉक्स क्या है, ये जो 4 चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं, यहाँ पर जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे को ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करना है, राइट। तो अब अगर मुझे 2019 को कंपेयर करना है उसके पहले वाले नंबर से, तो मुझे वो नंबर मिलेगा नहीं, क्योंकि जो मेरा डेटा है वो लास्ट 10 क्वार्टर्स का आ रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्रीनर पे जाना पड़ेगा। एंड सिंस द कंपनी इज़ PI इंडस्ट्रीज़, ये दिसंबर का क्वार्टर यहाँ पर आ रहा है, दिसंबर और ये दिसंबर, लेकिन ये यहाँ पर नहीं आ रहा है। सो सेल्स -2 इज़ दिस फिगर 708 करोड़। यहाँ पर मैं 708 करोड़ लिखूँगा। सेल्स -1 मतलब पिछला एक क्वार्टर और पिछले 2 क्वार्टर। यहाँ पर मैं 805 करोड़ लिखूँगा मैन्युअली, क्योंकि ये डेटा मेरे को एक्सपोर्ट नहीं होता है। नेट प्रॉफिट इज़ 108 करोड़ एंड माय नेट प्रॉफिट ईयर इज़ 126 करोड़। ये 4 डेटा पॉइंट मैंने यहाँ फीड करे, तो मेरा ये जो बॉक्स है फ्रॉम दिसंबर ऑफ 2019 टू शो मी द ट्रेंड, दिस विल शो मी द ट्रेंड, राइट। अगर मैं ईयर ऑन ईयर सेल्स देखता हूँ तो ईयर ऑन ईयर सेल्स फ्रॉम 40% दिस इज ग्रोइंग वेरी मैसिवली टिल ईयर has slowed down in the last 2 quarters which is Q1 and Q2. Similarly जो मेरा प्रॉफिट भी बहुत मैसिवली यहाँ ग्रो कर रहा था has slowed down in the last 2 quarters. अगर आप देखो कि टेंटेटिवली फ्रॉम जून का महीना टिल मे बी मार्च का महीना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक ही क्वार्टर में डिग्रोथ आ जाए, तो ये जून टू मार्च स्क्रीनर जून 20 टू मार्च 21 मोटा मोटा 8-10 महीने हो गए। जून, दिस वॉज जून, हाँ, फ्रॉम जून 20 1500 का स्टॉक आपका कोविड की फॉल से पहले 2400 होता है। उसके बाद कोविड की फॉल आती है, वो तो किसी को नहीं पता था कि लॉकडाउन आने वाला है, कोविड आने वाला है। सो वाई दिस हैपेंड, बिकॉज द numbers were growing very strongly and now the numbers have started slowing down. Now this does not mean that my stock price should again go down here, it cannot go up here. This is just what the numbers are telling me. So I hope this is clear how do we use this box. Okay. So any questions how the sheet is made in the quarterly part? Abhi tak we have discussed the quarterly sheet, and what is my question to every one of you is, what is the most important segment of the sheet? आपका आवाज कम आ रही है। नहीं यार, इसे बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। रो नंबर कौन सा बोल रहे हैं सर आप? 91। हाँ 91। हाँ सर, आप मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन कीजिए, आपकी आवाज़ बिल्कुल भी ना के बराबर आ रही है। लीव करके दोबारा ज्वाइन कीजिए। No, it's clear, sir. It's incremental OPM on incremental sales growth. Yes. So that I have discussed in the last part. Incremental OPM and the incremental sales growth. ठीक है, so anybody has any questions how this sheet has been structured? Now my one question to every one of you, what is the most important part of this sheet? ऐसा क्या है जो सबसे ज़्यादा important है यहाँ? EBIT. Okay, and what else? OPM, incremental OPM, sir.
पर ये सब चीज़ें आती कहाँ से? इसमें देखना है सर कि मेरा सेल्स जितना बढ़ रहा है और मेरा खर्चा उतना बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, उससे कम सबसे बढ़े। मेरा इम्पोर्टेंट लाइन है ये, अगर साला सेल्स ही नहीं होगा तो ये बाकी की शीट किस काम की? ठीक है, चाहे वो एबिट हो चाहे वो इंक्रीमेंटल ओपीएम हो, अगर मेरे इस धंधे में सेल ही नहीं आएगी तो बाकी का किस काम का? एग्रीड? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? 100% सर. अब अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, सो दिस वॉज पी आई इंडस्ट्रीज एंड रीड दिस, जस्ट रीड दिस बॉक्स, नॉट दिस, अभी नहीं, पहले आप ये पढ़ो, पॉइंट नंबर 3. मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, आप लोग रीड करो. ज़्यादा दिखाया गया। क्या समझ में आता है इसको पढ़ के? सेल्स में कोई और काम किया जा सकता है, रेवेन्यू बढ़ाया जा सकता है, which we can For all revenue. yeah. The auditor has pointed out that the revenue presented are the amounts higher than what was actually the sales Yeah. generated by the company. Yes. So अगर मेरा ये सेल का जो टॉप लाइन है इसमें ही गड़बड़ है तो फिर नीचे जाने का मतलब ही क्या है? तो सब कुछ ही गड़बड़ है. नाउ द क्वेश्चन कम्स, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मान लो ये दिसंबर 19 का पीरियड है, मान लो, या ये मान लो सितंबर 19 का पीरियड है, द कंपनी हैज़ टेकन सम सेल्स फ्रॉम ईयर एंड शिफ्टेड इट टू द नेक्स्ट क्वार्टर. पॉइंट नंबर 2, द कंपनी हैज़, अभी हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, द कंपनी हैज़ टेकन सम सेल्स फ्रॉम सितंबर नेक्स्ट ईयर, जो कि एक साल के बाद आएगा, एंड शोन इट ओवर ईयर. ये सिर्फ दिखाने का या पढ़ाने का मतलब यही था कि ऑडिटर आपको अपने ऑडिट रिपोर्ट में जेन्युइनली मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको एक डिटेल्स देगा. इस कंपनी के अंदर इन्वेंट्री का भी कुछ पंगा है, बिकॉज दे से 50% तो मेरे एसेट की इन्वेंट्री ही है, राइट और इसमें रिसीवेबल्स का भी पंगा है. सो हाउ ही इज टेकिंग केयर ऑफ द सेम इन हिज ऑडिट एंड व्हाट द कंपनी इज शोइंग. द नेम ऑफ द कंपनी इज बेला कासा, जो कि बेडशीट्स बनाती है, एंड द कंपनी इज फ्रॉम जयपुर. सो आर दीज थिंग्स पॉसिबल कि मैंने यहाँ से सेल उठा के यहाँ फेंक दी और यहाँ से थोड़ी सेल्स यहाँ ले ली ताकि ये जो मेरा सेल्स का कर्व है ये स्मूथ रहे. अगर उसको ऑर्डर मिले तो हो सकता है ना सर कि जिसकी डिलीवरी बाद में देना है तो वो सोच रहा है कंपनी की इसका सेल्स तो नेक्स्ट क्वार्टर में होना ही है. नहीं थोड़ा एक तो चलो वो ऑर्डर मिला तो वो उसको डिफर्ड हो गया कि डिफर्ड सेल्स हो गई. मैं बोल रहा हूँ कि जो सेल्स आगे आने वाली 2-3 क्वार्टर बाद वो उसको आज ही शो कर दे ताकि मेरा जो उस क्वार्टर में सेल डिप आ रहा हो वो मेरा कंप्लीट हो जाए, मतलब एक मेरा इंक्रीजिंग ट्रेंड में रहे. ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो ये ऑडिट को कैसे वो सेल्स ज़्यादा दिखाया है? क्या ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर को कैसे पता चला सर कि वो सेल्स ज़्यादा दिखाया है वहाँ पे? ऑडिटर को तो बुक्स, Receivables. हाँ ऑडिटर को तो बुक्स से आते हैं ना सर. अगर मेरा रिसीवेबल कलेक्ट नहीं हो रहा है, अगर मेरा ये जो स्क्रीनर में लाइन है यहाँ पर जो एक लाइन आती है विच इज़ माई डेटर डेज, ये अगर मेरे बढ़ते चले जा रहे हैं और डेटर डेज का क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ रेट है वो मेरी सेल्स के ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट से ज़्यादा है तो तकलीफ है. हाँ वो तो है. और मेरे डेटर डेज बढ़ रहे हैं और कलेक्शन आ गई तो मतलब कहीं ना कहीं मेरा वो सेल बोगस है, उसका डेटर आना ही नहीं है. और कभी कभार क्या होगा, इस डेटर डेज को
इस जो मेरा ये ट्रेड रिसीवेबल्स है, अगर मैं बोगसली ट्रेड रिसीवेबल्स को रिसीव दिखा देता हूँ, समझना इस बात को ध्यान से, मान लो मेरी सेल्स फेक है और मेरे डेटर डेज बढ़ते जा रहे हैं, एनालिस्ट को दिख रहा है कि डेटर डेज बढ़ते जा रहे हैं, रिसीवेबल बढ़ते जा रहे हैं, तो सबको डाउट आ गया है। अगर मेरे इस डेटर डेज को मैं कम कर देता हूँ और बोगसली मैं मेरे रिसीवेबल्स को कलेक्शन दिखा देता हूँ, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि जब मेरा ये नंबर ऑफ डेटर्स है, ये जो भी नंबर ऑफ करोड़ है यहाँ से, ये यहाँ से कम हो गया, तो क्या बढ़ेगा? मेरा कैश बैलेंस बढ़ेगा। कैश बैलेंस के ऊपर बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा, लेकिन अब कैश तो है ही नहीं, तो इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, राइट? तो सीधा सच्चा क्या करेगा कंपनी वाला, इस फिगर को छुपाने के लिए वो आपको या तो CWIP में या एसेट में घुसा देगा। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट हैज़ टू बैलेंस टोटल लायबिलिटीज विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल एसेट्स। ये फिगर और ये फिगर जो मेरा है वो हमेशा मैच करेगा। अगर मैं यहाँ इसको कैश में छुपाता हूँ, विच इज़ माई फेक बैंक बैलेंस और फेक कैश विच इज़ नॉट जनरेटिंग एनीथिंग, और इसको यहाँ लगाता हूँ, तो होगा क्या? मेरे रिटर्न रेशियोज ख़राब हो जाएंगे। ROC जो होती है इक्विटी प्लस डेब्ट और वो सब चीज़ें जो मैं करते हैं, वो मेरे रिटर्न रेशियोज ख़राब हो जाएंगे। तो इस बोगस रिसीवेबल को मैं कहाँ छुपा सकता हूँ? मैं अपने फिक्स एसेट्स में छुपा सकता हूँ या यहाँ छुपा सकता हूँ। लेकिन ये करने से क्या होगा, जो धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगेगा। आज मानो मेरा 1000 करोड़ का एसेट है 2018 में, 1000 करोड़ का एसेट 2200 करोड़ की सेल करता है, सो 1:2.2 का रेशियो आता है। जैसे ही मेरा ये एसेट का नंबर बढ़ता जाएगा, इसके कंपैरिजन में मेरी सेल नहीं बढ़ेगी, तो ये जो मेरा रेशियो है ये गिरता चला जाएगा। ROA कम जाएगा ना सर? ROE भी कम हो जाएगा और आपका रिटर्न ऑन कैपिटल भी कम हो जाएगा, दोनों चीज़ें कम हो जाएगी। ठीक है, अब एक चीज़ और बताता हूँ, उसको ही पढ़ना। एक और महान कंपनी है जिसके ऑडिटर ने ये लिखा है, ये पढ़ना, ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, इसको पढ़ो। क्या ये सही है गलत है, कौन बता सकता है? हाँ 10 मिनट में कर रहा हूँ, बोल दो उसको। क्या ये सही है गलत है, कौन बता सकता है? हाँ हाँ, बहुत ज्यादा ईमानदार लग रहा है, क्योंकि जब डिस्पैच हो रहा है तभी दे आर शोइंग दिस वैल्यू इनटू द सेल्स एंड अक्रूवल बेसिस पे वो ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम आर गेटिंग अस। अच्छा, सो दैट मींस ईमानदार है, ठीक है। एनीबडी एल्स? कोई तो Accrual accounting system में generally sales and expenses are recorded at this time only. I think at the dispatch of sales as well as when the expenses are incurred. Okay. But that doesn't mean the cash is getting reflected in the books. हम कैश की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ टॉप लाइन की बात कर रहे हैं। एक एग्जांपल हमने देखा था जहाँ पे ऑडिटर कह रहा था कि सेल्स उसने बढ़ा के दिखाई जितनी एक्चुअल सेल्स है नहीं, उसने बिल चेक कर रहे होंगे ऑडिटर ने। यहाँ पर कुछ और आ रहा है, यहाँ पर इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, दिस इज नॉट द ऑडिटर ओपिनियन, दिस इज द अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ द कंपनी। नो, इस पॉइंट नंबर बी अ गुड पॉइंट, 2 मेंबर्स आर सेइंग कि ईमानदार है और सेल्स रिकॉर्डेड, दैट इज फाइन। एनीबडी एल्स हैज एनी ओपिनियन ऑन दिस? सर ये बंदा कैश में भी मार्केट कर सकता है, मतलब वो मटेरियल ला के बना के बेच दिया लेकिन अकाउंट में उसकी एंट्री नहीं आई। नहीं सर, समझा नहीं मैं, मतलब मटेरियल ला के बना के बेच दिया पर अकाउंट में एंट्री नहीं आई, कैसे?
लाइन बिजनेस के उसमें सर मैं अभी भी नहीं समझा, सॉरी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? he can generate black money by this. Means he is using that facility to produce the goods and selling it as and when it is ready on cash basis, and then he is not entering them in anywhere. नहीं नहीं, he is entering them. He is saying कि मैं I am as the goods are dispatched, I am recording the sales in my books of accounts, which is exclusive of all the excise duty, VAT, GST जो भी चीज़ें था वो ना annual basis. So हेलो सर। yeah. तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो जो ड्यूटी और वो सब जो लगेगा वो अकाउंट ही नहीं कर रहा है, तो इसका कर रहा है, मतलब कर रहा है, कि सेल्स का फिगर ज्यादा आएगा। नहीं नहीं, वो कह रहा है ना, ये मैं सिर्फ वही सेल्स बना रहा हूँ जो मेरे एक्साइज ड्यूटी और टैक्सेस के अलावा है, ठीक है, नेट सेल्स, ग्रॉस सेल्स माइनस एक्साइज टैक्सेस इज नेट सेल्स। वो कह रहा है रिकॉर्डिंग नेट सेल्स व्हिच इज परफेक्टली फाइन। नहीं सर, ये दिस इज परफेक्ट, बिकॉज जो लिस्टेड कंपनी होती है और जो टैक्स ऑडिट में होती है, एवरीवन हैज टू गो थ्रू एक्रूअल बेसिस, दे कांट गो ऑन अ कैश बेसिस। तो एवरीबॉडी फील्स दिस तो इज ये तो they can't go on a cash basis, they have to go to accrual. या यू आर राइट, सो एवरीबॉडी फील्स दिस इज करेक्ट, हाँ कि नहीं? बी कॉन्फिडेंट। श्योर। हाँ कि नहीं? एटलीस्ट कंफर्म। Yes, sir. Yes, sir. Dispatch. Yeah. अगर मैं बोलूँ इसमें गोलमाल है तो अब एक लाइन ध्यान से बोलता हूँ, आप समझना, ठीक है? मान लीजिए एक कंपनी ए है, जो कि ये कंपनी है, इसने बी कंपनी को या किसी बी कस्टमर को माल बेचा, और जैसे ही इसने गुड्स डिस्पैच करे, अपने गोडाउन से ट्रक भर के बाहर निकाला, इसने सेल रिकॉर्ड कर ली। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बंदा जो बी है या वो कंपनी है वो निकले, उसने माल इससे ऑर्डर ही ना किया हो। ऐसा भी तो हो सकता है इसके माल में कोई खोट हो, कोई डिफेक्ट, और वो ऑर्डर एक्सेप्ट ही ना करे। 100 करोड़ का कंसाइनमेंट में से वो 30 करोड़ का ही माल एक्सेप्ट करे, 70 का रिजेक्ट कर दे। ऐसा भी तो हो सकता है ये अपने एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल बेच दे और सेल रिकॉर्ड कर ले। अब बोलो, ideally listed companies do accounting on an accrual basis, which is perfectly fine, but when the risk and when the obligations and when the total commitment of the goods dispatched or sold are transferred and accepted by the customer, that is the way when you record sales. अब सलमान खान का नाम किसने सुना है? तो उसको सांप काट लिया आज। अरे यार, मैं तो नाम की बात करूँ। दूसरा, और नहीं सुना वो सलमान खान साहब का एक ब्रांड है, जानता है कोई? बिंग बीइंग ह्यूमन के स्टोर्स हमारे हर शहरों में हैं। यस। जहाँ पर सलमान साहब का बर्थडे होता है तो उतना % डिस्काउंट मिलता है। एक कंपनी थी जिसका नाम था रिटेल होगा ना सर? बंधारा रिटेल, उसके छोटा भाई था जिसके पास ये सलमान खान की एजेंसी थी, फ्रेंचाइजी, मास्टर फ्रेंचाइजी थी। राकेश झुंझुनवाला अभी भी रखा हुआ शेयर उसके। आप गलत जगह जा रहे हो नीरज जी, ध्यान से सुनो। द बंधाना रिटेल वेंचर्स का सेलिंग करने में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को और चैनल्स को या अपने आउटलेट्स को, शोरूम्स को, एक क्लॉज है उसके कंपनी के अंदर कि अगर आपका 3 महीने में माल नहीं बिका तो मैं वो माल वापस ले लूँगा। आप मेरा माल बेचो, सलमान खान साहब की ब्रांड वैल्यू चलती है। तो 3 महीने के बाद जितना माल नहीं बिकता था, अब सर्दी के कपड़े भेजे और सर्दियाँ 3-4 महीने में ख़त्म होगी, जो माल नहीं बिकता था वो फ्रेंचाइजी स्टोर वाला उठा के कंपनी को वापस भेज देता था। लेकिन कंपनी ने तो TMRVL ने तो सेल्स रिकॉर्ड कर ली। बाद में आप एक्सेप्शनल आइटम्स करोगे, इनवर्ड एंट्री करोगे, रिवर्स ऑफ सेल्स करोगे। ज़रा आप अपने चार्ट खोल के
चाहे राकेश जी हों या राकेश जी के चाचा जी बैठे हों, जरा देखना मंदाना रिटेल वेंचर्स का पिछले 1.5 साल में चार्ट में क्या हुआ, आपको पता चल जाएगा। इस वर्कशॉप का हमारा फोकस यही था कि हम ब्लाइंडली आंख बंद करके किसी को फॉलो ना करें और अपनी समझ बढ़ाएं। और नीरज जी ने क्या बोला कि राकेश ने लिया हुआ है, तो अगर सर मैं लंबा लॉट कंपनी आपको बताया था सर चेंज द क्विक decision making, make your decision slower. We are here to learn, we are not here to depend upon anybody. Trust nobody, don't even trust me. Just slow down the process, अपने आप चीज़ें आ जाएंगी। अगर कोई कंपनी सेल्स कर रही है और सेल्स रिटर्न ले रही है 2 महीने में या 3 महीने में बिफोर द क्वार्टर एंडिंग, और उसको अकाउंट कर रही है नेक्स्ट क्वार्टर में, तो आपका वो क्वार्टर तो पूरा डिस्टॉर्ट हो गया ना। स्टॉक प्राइस देख लो, ज़्यादा तो नहीं बोलता, स्टॉक प्राइस देख लो। Now this one line over here was pretty evident what this company was doing. So let's now go to this company in screener and see what has happened. हम क्वार्टरली पे चलेंगे, जो कि हम उसको ही देख रहे हैं। See what has happened. अगर मैंने गुड्स डिस्पैच करने पे ही अपनी सेल रिकॉर्ड कर ली और बाद में मेरे कस्टमर ने मेरे को जूता मार दिया कि यार तेरा माल अच्छा नहीं है, साफ़ नहीं है, सुथरा नहीं है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें वो प्रॉब्लम है, हम रिजेक्ट करते हैं, तो आगे आने वाले समय में मेरी सेल्स को क्या होता जाता है। बिकॉज आई एम नॉट इवन वेटिंग फॉर माई कस्टमर टू एक्सेप्ट माई मटीरियल। गेटिंग इट? तो जब ये ही लाइन मेरी ऊपर की ये टॉप लाइन ही ख़राब हो गई, तो फिर ये जो बाकी इतना मैं ये झमेला कर रहा हूँ नीचे, इतनी ये सब चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है, ये सब बेकार है, राइट। तो किसी ने देखा मंदाना रिटेल वेंचर्स का क्या हुआ है पिछले साल 2 साल में? Sir, one question over here. यस प्लीज। Sir, now we know that okay, sales should be recognized only when it gets accepted by Yes. the second party. Yes. So I mean, will this get reflected in the auditor report Yes. whenever we open any a company? Like okay, this is the process, or how do we understand that? Okay, when that kind of setup that you are saying is mentioned, it will be stated like this. That would be mentioned in the accounting policy. I'll open one company. Oh, you tell me one company which I should open. आप बताओ। I will not open. आप मुझे कोई कंपनी बताओ। बताओ कोई भी कंपनी। लेट्स चेक दैट कंपनी। रिलैक्सो फुटवेयर। लेट्स ओपन द लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट। अभी हम कुछ भी नहीं देख रहे इसमें। एंड लेट्स गो टू स्ट्रेट अवे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट गवर्नमेंट ग्रांट्स और ये सब चीज़ें। एक मिनट, इम्पेयरमेंट ऑफ नो, दीज आर माई नोट्स टू अकाउंट्स। एक वैसे सॉफ्टवेयर आता है जिसमें आप वो सीधा क्लिक कर सकते हो, बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। शायद PDF का वे यू कैन जस्ट पुट द वर्ड एंड टेक यू दैट टू दैट लोकेशन। ये मेरा इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट हो गया, ये एनेक्सर भी हो गया, ये सब चीज़ें होंगी, कैश फ्लो आ गया। अभी यहाँ पर मेरा नोट्स टू अकाउंट्स में मेरा रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन आना चाहिए। रेवेन्यू एक में है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, last year revenue major depend this COVID-19। ये लो, ये रहा, पढ़ लो। The policy of the company, the revenue is recognized upon transfer of control of goods to the customer and thus requires an estimate of revenue taking into consideration the rebates and discounts as per the terms of the contract। मतलब ये रहा वो, ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल ऑफ गुड्स टू द कस्टमर।
I think that answers the question, Sir. right? So the first step in analyzing any sales is to look for this thing to understand whether those things are genuine or some kind of Yes. loopholes are there. Yes. Then only we should proceed with other aspect of the Yes, company. definitely, definitely. और ये हमारे को कहाँ मिलेगा? या तो हमारे को ऑडिटर पॉइंट आउट करेगा कि ऑडिट मैटर्स में, या हमारे को मिलेगा जस्ट गो एंड सर्च फॉर दिस लाइन रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन, refer to note number 21 and 30. Let's see what is note number 21. We have opened up a random company. Note number 21. ये कौन सा नोट नंबर है? 1 5 8 16 17 18 20 21. now he says refer to row number 44 and 46. so यहाँ पर वही सेल्स रिकॉर्ड कर रहा है डिस्काउंट देने के बाद जो मेरे हाथ में नेट रियलाइजेशन वैल्यू आएगी और मेरा कस्टमर मेरा माल को एक्सेप्ट कर ले. सो दिस इज हाउ डू वी रिकॉग्नाइज द सेल्स. And there were two examples which I showed you ki what we can, how we can get to the detailing of it. So now I'll open this company Bella Casa. Bella क्या नाम है? Bella Casa Fashion. Meanwhile किसी ने वो चेक करा TMR व्हील का स्टॉक प्राइस चार्ट जो हम लोग बात कर रहे थे? Sir, it is 15 rupees right now. और कहाँ से मतलब ऊपर बढ़ रहा है कि गिरता आ रहा है? 215 से 175, फिर उसके बाद नीचे गिर गया वो फ्रॉम आई थिंक 2019 से 2018. एंड क्या था सिंपल लाइन? सेल्स रिटर्न. नाउ वन अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट विच वी रेड कि अगर मैं डिस्पैच पे सेल्स को पकड़ लेता हूँ तो आई कैन ऑल्सो बी सेंडिंग माई गुड्स फ्रॉम वन वेयर हाउस टू अनदर वेयर हाउस. नॉट डजंट दिस थिंग टेल मी दैट एक साल में कितने दिन होते हैं? 365. सो डजंट दिस टेल मी दैट? यस. चलो मान लो यहाँ तो कोविड आ गया तो प्रॉब्लम हो गई, सब कुछ हो गया. यहाँ तो कोविड नहीं था ना, और यहाँ तो नोटबंदी भी नहीं थी. नोटबंदी 2016 में हुई थी. सो डजंट दिस टेल मी दैट मैंने बिल रेज कर दिया, इनवॉइस चालान रेज कर दिया, तो दूसरे गोडाउन पर ले जाके माल खाली कर दिया. और इफ दिस इज मतलब फ्रेंचाइजी वाला बिजनेस है, फैशन वाला बिजनेस है, मैं बेडशीट्स का काम कर रहा हूँ. सपोज आई गॉट 200 लोकेशंस, 200 आउटलेट्स, फ्रेंचाइजीज जो मेरे से मेरा प्रोडक्ट ले रहे हैं, एंड आई एम एग्रीइंग टू देम कि मैं आपसे सेल्स रिटर्न ले लूँगा, एंड जो माल नहीं बिका तो मेरी गाड़ी आएगी, आप उसमें माल भरो, आपकी दुकान से उठा के मैं किसी दूसरे स्टोर पे वो माल डाल दूँगा. सो दे विल कम अ पॉइंट वेयर आई विल गेट एग्जॉस्टेड कि मैं नया माल किसको दूँ. एक शोरूम पे नहीं बिका तो मैंने दूसरे शोरूम में डाल दिया, बड़े शहर में नहीं बिका मैंने छोटे शहर में डाल दिया. अब उस छोटे शहर वाले आउटलेट के पास या रिमोट लोकेशन वाले आउटलेट के पास जगह तो उतनी है ना, और मैं रिजेक्टेड स्टॉक उठा के डाल रहा हूँ, तो नया माल कहाँ से जाएगा? बट प्रॉब्लम ये है कि जल्दीबाजी में और चार्ट देखने की हड़बड़ाहट में हम लोग ये चीज़ कभी सोचते ही नहीं है. ठीक है. हेल्पफुल or no? Yes, sir. Yes, sir. Now let's go to the yearly sheet. चीज़ें सब सेम है. दिस इज़ माई ईयरली सेल्स एज रिपोर्टेड. ये मेरा सेल्स ग्रोथ हो गया. अब यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर का मतलब है नहीं, क्योंकि हम ईयरली चल रहे हैं. यहाँ मेरा देखो, यहाँ से यहाँ तक मेरी सेल्स ईयरली बड़ी शानदार ग्रो कर रही थी. यहाँ से कहानी प्रॉब्लम में आने लग गई. Now gross profit is my sales minus my raw material cost and my changes in inventory.
मैं ये पहले आप लोगों को बता चुका हूँ व्हाट इज चेंजेस इन इन्वेंट्री. कैन एनीबॉडी रिपीट व्हाट इज चेंजेस इन इन्वेंट्री एंड व्हाट डज द नेगेटिव वैल्यू एंड द पॉजिटिव वैल्यू मीन ओवर हियर? So negative value means he has the inventory with him, material is ready but he could not sell off. And positive value means he has sold material which is produced last year in this year. Right. And what is gross profit? Sales minus material cost. Sales minus my direct expenses is my gross profit. जो मेरा मटेरियल मेरे सेल से डायरेक्टली लिंक्ड है, विच इज द सम ऑफ दीज टू लाइन्स. सो दिस इज माई ग्रॉस प्रॉफिट. दिस इज माई, उसके बाद आ गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन. ठीक है, ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज व्हाट? मेरा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस माई खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और पावर एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अदर कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट और ये सारे खर्चे, अदर एक्सपेंसेस. ये मेरा आ गया ऑपरेटिंग. सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे. हाँ पूछो सर. कि जब हम इन्वेंट्री पॉजिटिव लेते हैं तो when we are calculating gross profit, that time the positive inventory need to be deducted from the Yes. Sales and negative inventory need to be added. Yes sir. Okay, thank you. Then comes my other income, जो इस कंपनी की कभी रेड पे है कभी ग्रीन पे है. Then comes my EBIT, which is this line. Then the margin, EBIT growth YOY, बैंक का इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन. आई होप ये सब चीज़ें क्लियर हैं, इसमें ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत है नहीं आपको. पीबीटी, पीबीटी मार्जिन्स, टैक्स मार्जिन्स एंड पीएटी. Sir, I have a query. Row number 11 includes depreciation as well as tax, right? I mean, all of that, right? Row number 11. No sir, this will not include depreciation. This will exclude depreciation. EBITDA will include depreciation. This is not EBITDA, this is EBITDA. Okay. Tax margin, net profit margin, the total debt of the company. सिंपल, ज़्यादा कोई इसमें कुछ है नहीं. और यहाँ पर क्या है कि सेल्स मेरा कितना एक्स ग्रो किया है इन लास्ट 10 years. टोटल ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो रहा है एंड दिस इज माई टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ये सब लाइंस का टोटल है, टोटल नेट प्रॉफिट. ठीक है, दिस इज डेप्रिसिएशन. अगेन दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम पहले डिस्कस करे हैं क्वार्टरली में, माई इंक्रीमेंटल ओपीएम. राइट, लास्ट सेशन में हमने ये डिस्कस किया था, इंक्रीमेंटल ओपीएम. एंड इन दिस नेक्स्ट लाइन वी हैव अ 5-year rolling of the incremental OPM. I hope clear till line number 26. There should be no difficulty. उधर हम क्वार्टरली देख रहे थे, इधर हम ईयरली का डेटा देख रहे हैं. नेक्स्ट कम्स माई कैश एंड इन्वेस्टमेंट्स ऑन बुक एंड हियर आई हैव केप्ट द मार्केट कैप इन लाइन नंबर 28. ठीक है, एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? Yes, sir. Again, this is the growth box. Sales growth, OPM, capital employed, PAT, GP growth, debtor growth, ये ऑपरेटिंग इनकम ग्रोथ, नेट फिक्स एसेट ग्रोथ, एवरेज पीई, अदर एसेट्स. ये सब चीज़ों का ग्रोथ बॉक्स है अलग अलग टाइम्स के हिसाब से. CFO और FCF, यहाँ फॉर्मूला कुड बी रॉन्ग, आई विल कलेक्ट दिस फॉर्मूला एंड गिव इट टू यू अगेन. एसेट्स, एबिटा एंड एबिट ग्रोथ. अब ये कंपनी के हम जो बात कर रहे थे एमटेक ऑटो, और वो हम बात कर रहे थे, दिस वाज आई थिंक कौन सा साल था, नॉट टू श्योर, ये शायद 2012 या 13 था. ये जो अपने ये खोला हुआ है, आई थिंक 2012 था ये, सॉरी 2013 था ये.
और which was here, and the company had reported 450 crores of profit. 2013 में मेरा स्टॉक प्राइस वॉज वेरी गुड, और हमको एक डाउट हुआ इसके अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में। एमटेक 2013, ओ तब तक तो कहानी ख़त्म हो चुकी थी। द स्टॉक इज ऑलरेडी फॉलिंग फ्रॉम 2008। अब डेटा नहीं है मेरे पास 2008 में, तब तक तो कहानी ख़त्म हो चुकी थी। बट फिर भी 2013 के बाद प्रॉफिट वॉज राइजिंग इन द स्टॉक वेंट 50 रुपीज़ वेंट अप टू 250 रुपीज़, 5 बैगर। और ये यहाँ पे मेरा ब्रेकआउट है, यहाँ पे मेरा ब्रेकआउट है, और यहाँ पे मेरा ब्रेकआउट है। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और मेरे नंबर्स और ये नहीं है, और मेरे नंबर्स और मेरे जो चीज़ें आ रही हैं ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, अच्छा है ना। अब आपने आगे का देख लिया तो आपको पता आगे क्या हुआ, लेकिन सेल्स यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम था जो हमने इसके अकाउंटिंग पॉलिसीज़ पे जाके देखा। चलो 1 मिनट के लिए मान लो कि मैंने इसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ पे जाके नहीं देखा होता, तो क्या मैं सिर्फ इस डेटा को पकड़ के, अगर मेरे पास ये डेटा नहीं होता, पता कर सकता था पॉइंट नंबर 1 कि इस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है। पॉइंट नंबर 2, जब मेरे सारे दोस्त लोग ब्रेकआउट खेल रहे थे और पैसा बना रहे थे और मेरा 50 रुपये का शेयर 250 रुपये हो रहा था, क्या मैं अपने दिमाग को स्टेबल और सही रख सकता था? इसका आंसर तो नो है, ये तो मुझे पता है। इसका आंसर तो नो है, कोई भी नहीं रख सकता था। बट क्या जो ये हाईलाइटेड बॉक्स है, अगर मेरे पास ये मान लो इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ, नो इट विल नॉट हैपन ब्लैक, बिकॉज could I have seen something in these 2-3 years? सर इंक्रीमेंटल ओपीआई माइनस में चला गया। इंक्रीमेंटल ओपीआई माइनस में चला गया, वो 3% है, कोई बात नहीं। ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा बढ़ गया। Inventory days, sir, the one you said, and receivables, that gives you the clear indication. अभी इसमें तो रिसीवेबल्स है नहीं, हम टॉकिंग अबाउट द P&L स्टेटमेंट। तेरा बढ़ रहा है सर, उसका इंटरेस्ट बहुत बढ़ रहा है। आप ये देखो, मेरा सेल कितना है? 3000 करोड़, और मेरा कर्जा कितना है? इंटरेस्ट हुई तो डेट बहुत बढ़ गया सर, डबल हो गया। अरे 3000 करोड़ में से मैं 450 करोड़ कमा रहा हूँ, उसी में से तो मैं इंटरेस्ट चुकाऊंगा या कर्जा चुकाऊंगा या डेब्ट चुकाऊंगा। चलो इंटरेस्ट तो मैंने इस साल का इंटरेस्ट यहाँ दे दिया, अब मुझे कर्जा भी तो चुकाना है। मेरे रेवेन्यू से डबल मेरा कर्जा है, तो कहाँ से मैं जिंदा रहूँगा? लेकिन नहीं, मेरा स्टॉक तो 5x हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट मिल रहे हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स कह रहे हैं नहीं, ये तो बहुत अच्छा कंपनी है, इसको आप 3 ईयर चार्ट कर देते हैं या 5 ईयर चार्ट कर देते हैं, नहीं आएगा उसमें भी। ये यहाँ से आ जा, मेरा माउस पॉइंटर जा रहा है, यहाँ तो टेक्निकल ब्रेकआउट मिल रहे हैं, और ये क्या शार्प रैली है ये। एंड सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। कैन यू शो दिस ब्लैक? यहाँ पे एक चीज मुझे दिखी, ये जो ब्लैक हाईलाइटेड किया है ना, हाँ, वो जरा उसको हटाएंगे सर। हटा दिया सर। इसमें देखने जैसी बात है, हाँ। कैश प्लस इन्वेस्टमेंट मेरा देखिए 830 से 856, उसके बाद सीधा 187 पे आ गया, और मेरा मार्केट कैप तो सीधा 68 पे आ गया। तो ये तो कुछ इन्वेस्टमेंट ही मेरा सीधा 800 से सीधा 200 पे आ गया, और मार्केट कैप तो एकदम नीचे ही धड़ दे के गिर गया। बट दिस इज 2 थिंग्स आई हैव सीन, एकदम ये नजर पे आ गया। सर कैपिटल एम्प्लॉय तो मेरा माइनस 1400 करोड़। एक तो मेरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन ही गलत था, तो दिस नंबर वाज बोगस। और मेरा जो डेप्थ था इन द लास्ट 2 years, माई रेवेन्यू फ्रॉम 2000 went to 3000, माई डेप्थ फ्रॉम 3200 went to 6000। यस ओके, आप लोग के पास पेपर एंड पेन है? यू हैव पेपर एंड पेन विद यू? यस सर। So I have got very simple thing, आप लिखो, I got 3 types of bank accounts, शायद पहले भी कर चुके हैं हम। One pays me interest of 5% on my money, which is 1 lakh rupees. Another one pays me interest of
10% of my money. Which one is better? कौन सा बैंक अकाउंट अच्छा है? तो एक रिपीट करें, क्वेश्चन क्या बोले? बैंक अकाउंट है, एक बैंक अकाउंट में मुझे 5% का ब्याज मिलता है, दूसरा बैंक अकाउंट में मेरे को 10% का ब्याज मिलता है। दोनों में मैंने 1-1 लाख रुपये डाल दिया था, कौन सा अच्छा ऑब्वियसली है? 10%. ये वाला अच्छा है सर। नहीं, बट इफ आई वांट टू डबल माय इनकम विद द 5% अकाउंट, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन पुट 2 लाख रुपीज इन इट, राइट? So 2 lakh say per 5% will give you how much? 10,000. And the first one is giving me 10,000 on the 1 lakh rupees. So जो 5% वाला अकाउंट है उसमें क्या हुआ, मेरी EPS बढ़ गई, मेरी अर्निंग्स बढ़ गई, मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ गया. Earlier it was 5,000, now it is 20,000. Again, if I want to double my income in the first account, what can I do? I can again double my money from 2 lakhs to 4 lakhs. तो मेरा जो इनकम है दैट विल बी 20,000, राइट? अर्निंग बढ़ गया, EPS बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, स्टॉक भाग जाना चाहिए, है कि नहीं? इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लग रहा है ना सर उसके लिए? हाँ, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लग रहा है, इसीलिए ये है कैपिटल एम्प्लॉयड, only looking at the EPS and coming to a conclusion कि मेरा EPS बढ़ गया है, मेरा स्टॉक तो भाग जाना चाहिए, is problematic. EPS बढ़ाने के लिए अगर आप अपना कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हो तो ऐसी EPS का क्या फ़ायदा, वो आपको नुकसान दे रही है, राइट? अगेन EPS बढ़ाने के लिए अगर मैं मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ाता जा रहा हूँ जो कि इक्विटी और डेब्ट हो सकता है, तो ऐसे EPS का क्या फ़ायदा, वो मुझे खड्डे में ले जाके गिरा देगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा. लेकिन नहीं, मेरा तो टेक्निकल कह रहा है कि ये 5x हो गया. क्या इसको देखोगे, क्या इसको देखोगे या इसको समझोगे? फाइनेंशियल को लेकिन नहीं, आज तक तो हम सिर्फ चार्ट देखते थे और ब्रेकआउट. बट गुरजीत भाई, एक क्वेश्चन है यहाँ पे. यू आर सेइंग दैट ओके EPS इंक्रीज हुआ एंड उसके लिए कैपिटल का एलोकेशन ज्यादा किया, देयर इज नो पॉइंट ऑफ इट. बट इसको एक अदर वे से भी तो देख सकते हैं ना कि हाँ, टू आई मीन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा जनरली अच्छे से किया कैपेक्स वगैरह में, और उसके बाद मेरा EPS बढ़ा, सो इट्स ए डबल एजेड शॉट. यस, द सेल्स वाज बोगस एंड दैट वे वी कैन आइडेंटिफाई कि हाँ ये गलत है, फिर डेब्ट भी मेरा ज्यादा हो रहा है, दैट वाज द रेड फ्लैग. But basing our decision only on this EPS because of the new capital requirement or increase in capital employed could be bit like हम लोग को 2-4 जगह से चेक करना पड़ेगा, right? Sir, I mean I could not base my decision on this. I think you have only seen the capex वाला webinar, but in that webinar I had discussed कि there is a reverse side of capex which basically nobody wanted to study because वो technical और breakouts पर नहीं है. There is a reverse side of capex. When you attend that session and understand that, ये जो आपका क्वेश्चन है, this will get automatically answered. वेबिनार है क्या सर? करूँगा सर, पर अभी किसी रिवर्स कैपेक्स का है, मेरा प्लान है, पर किसी को इंटरेस्ट नहीं है ना अभी मार्केट थोड़ा गिर रहा है, अभी सबको ब्रेकआउट खेलना है. अभी सबको ऐसा सर हम लोग को तो सीखने मिल जाएगा ना ये फंडामेंटल क्लास में, हम लोग को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नहीं जरूरत पड़ेगी, मैं आपको बताऊंगा ना, आई विल डिस्कस विद यू, दैट इज द प्लान, नॉट टू वरी. सो किसी भी एनालिसिस रिपोर्ट पे या किसी भी न्यूज़ मीडिया चैनल में या किसी भी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ पर वो फ़ोटो आती है कि दिस इज़ द टॉप लाइन ग्रोथ एंड दिस इज़ द EPS ग्रोथ, वहाँ कहीं भी ये लिखा आता है या आपको कुछ डिटेल मिलती है कि दिस इज़ द कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रोथ.
because the management or the smart person does not want you to look at this thing, so they will not present you with this information. And even if you they present you with this information, they will hide it in such a way that you will not be able to decode that. So this is the reason why do you think the second most important line of this full sheet is कहाँ गया वो, is the TTM ROC line. Why I have kept this line over here, and why are these numbers important? This is the second most important line. Getting it? I'll give you one example. यहाँ पर ये कंपनी क्या है, चलो उसको छोड़ो, PI इंडस्ट्रीज़, ये कंपनी PI इंडस्ट्रीज़ है, और हम यहाँ पर देख रहे थे कि ये कैपेक्स हो रहा है और ये कैसे सब चीज़ें होती हैं हमको पता है. एक कंपनी और दिखाता हूँ, विदाती ऑर्गेनिक्स. सबने सुना है, सबने कभी ना कभी ट्रेड भी किया होगा, सबने इसमें कुछ ना कुछ करा भी होगा. यहाँ पे कितना कैपेक्स हुआ है यहाँ तक जहाँ मेरा हाईलाइटेड है, फ्रॉम 2014 टू 2017. इसमें नोटबंदी भी आ गई, बट फ्रॉम 2014 टू 2017 the sales did not pick up, right? But see what happened to the profits. The reverse side of capex. And when these things happen and when these things work out, 2014 to 2017, अभी मुझे नहीं पता स्टॉक प्राइस का क्या हुआ है, देखते हैं स्टॉक प्राइस का क्या हुआ. 2014 till 2017 यहीं तक. 14 post split price was 46 rupees. 2017 400-500 rupees. मार्च का क्वार्टर ये, इट वॉज अ 10x. और उसके बाद ये तो वो सर फ्रॉम 400 to 2000, बट दिस वॉज अ 10x पीरियड. द रिवर्स साइड ऑफ कैपेक्स, क्योंकि बाद में ये एक सिक्लिकल कंपनी जो है वो कैपेक्स में आ गई और बाद में कैपेक्स वाली स्टोरी चलने लग गई. यहाँ पर ये यहाँ से लेके यहाँ तक. अब इस रिवर्स साइड ऑफ कैपेक्स में क्या चल रहा था 14 से 17 तक, मेरे पास बोरिंग तो थी ही नहीं. इट वॉज डन बाय इंटरनल जनरेशंस बिकॉज देयर वॉज very less requirement and very less scope for more capital to be pushed into the business. So सिर्फ यहाँ पर एक सवाल, 2014 से 2017 तक क्या ये डिविडेंड दे रहा था? क्योंकि अगर ये डिविडेंड नहीं दे रहा था तो इसके बिजनेस की एफिशिएंसी नीचे जा रही होती. एंड इफ आई सी 2014 से 2017, 14 से 17 ही वॉज पेइंग गुड डिविडेंड्स. 17%, 16%, right? So this is the reverse side of capex. अच्छा, वहाँ पे रिटेन अर्निंग देखिए, इट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. yes. वो एक्सेल में रिटेन अर्निंग, क्योंकि उन्होंने अपने पास ही रखा और वही पैसा सब कैपेक्स में डाल देंगे. हाँ, रिटेन हाँ. This was growing drastically, डबल हो गया ये 70 करोड़ से 138 करोड़. This was growing drastically. So we will get more to this. So अब आपके पास ये क्वार्टरली शीट है, you can play around with this, you can watch the recording, you can now you know revenue is the most important line and we need to get to revenue first. अगर सारी सेल्स ही झूठी है तो फिर कैसे काम हो सकता है? Or if you can do scuttlebutt, you can visit stores, people, ask questions about the sales of the business, right? ठीक है गाइस, आज के लिए